आप सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरे YouTube चैनल में एक बार वेलकम है। इसके पीछे के सीरीज में हम लोगों ने देखा हुआ है कि जैसे हम लोग यहाँ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से जो भी पार्ट 2 के विद्यार्थी हैं, बीए पार्ट 2 में हैं और पार्ट 2 के विद्यार्थी हैं, तो इस बीए पार्ट 2 के जनरल पेपर के रूप में या सब्सिडी पेपर के रूप में जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2 सेट 5-5 प्रश्न का मैं सेट तैयार किया हूं और 5-5 यानी 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। 10 क्वेश्चन का सेट है जिसको हम प्रश्न और उत्तर के साथ आपके बीच में प्रस्तुत किए हुए हैं और पूरे उम्मीद के साथ मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर इस 10 प्रश्न का उत्तर आप निश्चिंत होकर एक बार सुन लें तो आपको आपके परीक्षा में निश्चित रूप से सफलताएं मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के दूसरे सेट में, सेट 2 में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है आपके 5 प्रश्न का। सबसे पहला प्रश्न, राज्यसभा के संगठन, शक्तियों और अधिकारों का वर्णन कीजिए। और लोकसभा, जिस लोकसभा को हम निम्न सदन के रूप में जानते हैं, निम्न सदन कहते हैं, तो इस निम्न सदन के साथ उसके संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इस पे हम प्रकाश डालेंगे कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा के बारे में हम समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके शक्ति किस प्रकार के हैं, इसको कौन कौन से अधिकार हमारे संवैधानिक रूप से दिए गए हैं, हमारे संविधान में कौन कौन से अधिकार प्रस्तुत किए गए हैं, इसका वर्णन हम करेंगे इसमें। और इसके बाद लोकसभा के साथ इसका संबंध किस तरह का है, इस संबंध में हम यहाँ विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप एक तरह का शीर्षक बनाएंगे। शीर्षक में आप सबसे पहले लिखेंगे कि व्यवस्थापिका जो है आपके संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त किया गया है। व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 तरह के सब आपके अंग जो है सरकार के प्रस्तुत किए जाते हैं कि 3 तरह के जो महत्वपूर्ण अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह 3 ही सरकार के प्रमुख अंग होते हैं। चौथा अंग के रूप में आप समझते हैं कि चौथा अंग को एक नए रूप से जाना जाता है कि चौथा अंग जो है यह आपका पत्रकारिता के क्षेत्र से लिया जाता है, यानी कि जर्नलिज्म की तरफ से लिया जाता है। लेकिन हम यहाँ 3 अंग की ही चर्चा करेंगे और 3 अंगों में देखेंगे आप कि इन तीनों अंगों को अपने अपने स्थान तथा क्षेत्र में अपना एक कहा जाए कि अपना विशेष ही महत्व वर्णन किया गया है कि अपना निजी का महत्व है। लेकिन प्रजातांत्रिक देश में व्यवस्थापिका की अगर हम बात करते हैं तो व्यवस्थापिका का एक विशिष्ट स्थान, और हम विशिष्ट स्थान के साथ साथ देखेंगे विशिष्ट यहाँ प्रकार का महत्व आपके बीच में प्रस्तुत होते हुए नजर आएगा। विशिष्ट तरह के इसका अपना महत्व दिखता है क्योंकि व्यवस्थापिका में जनता जो होती है, जनता के ही प्रतिनिधि बैठने का काम करते हैं, जो जनमत के हित के को ध्यान में रखकर ही विधेयक का जो निर्माण होता है या विधेयक का निर्माण भी करते हैं, शासन संबंधी नियम बनाने का काम करते हैं और नीति से संबंधित जो कार्य होते हैं कि नीति का भी निर्धारण करने का ही कार्य करते हैं। जिस जिस देश का स्वरूप संसदीय होता है वैसे वैसे देशों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ की व्यवस्थापिका जो होती है अत्यधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो होता है या उसमें घनिष्ठ संबंध देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी संविधान के निर्माताओं ने यह व्यवस्था कर चुका है। उन माध्यम से आप देखेंगे कि संविधान निर्माताओं के माध्यम से जो व्यवस्था किया जा चुका है, तो ऐसे व्यवस्था में यहाँ सर्वोच्चता जो होता है संविधान में ही निहित होते हुए नजर आता है। संविधान में ऐसी सर्वोच्चता निहित होता है। संविधान में जो उपबंध होते हैं, ऐसे उपबंधों का उल्लंघन कर यदि कोई शासन कार्य करने का हिम्मत भी अपने अंदर जुटा पाता है तो उसके सामने जटिल समस्याएं भी उत्पन्न होती है। ऐसे जटिल समस्याएं उत्पन्न होती है कि जिसके फलस्वरूप अंत में संसद को ही अगर कहें कि संसद को ही वह झुक जाना पड़ता है, क्योंकि इस तरह से हम देखते हैं कि इंग्लैंड का अगर संसद देखते हैं, इंग्लैंड की संसद भारतीय संसद की शक्ति प्राप्त नहीं है। भारतीय संसद का गठन भारतीय संसद के 2 सदन के रूप में किए गए हैं। भारतीय सदन जो है यहाँ 2 सदन के रूप में किए जाते हैं। यहाँ का संसद जो होता है 2 सदनात्मक व्यवस्था होता है, जिसमें एक को हम राज्यसभा कहते हैं यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, और दूसरे को हम यहाँ पे हाउस ऑफ पीपुल के नाम से यानी कि लोकसभा के नाम से जानते हैं। तो राज्यसभा जो होता है उस सदन के रूप में समझा जाता है। वहीं लोकसभा जो होता है निम्न सदन, यानी जो लोकसभा को यहाँ निम्न सदन के रूप में मैंने प्रस्तुत किया हुआ हूँ,
तो यहाँ पे निम्न सदन के रूप में समझ सकते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही यह विदित होता है, इस नाम को सुनने से ही पता चल जाता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करता है। अब हम यहाँ जिक्र करते हैं कि इसकी बनावट किस प्रकार की है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा के बनावट किस तरह के है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की अगर हम जिक्र करते हैं तो राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन यानी कि सेकेंड चेंबर के रूप में आप समझ सकते हैं, उस सदन के रूप में आप समझ सकते हैं, जो कि उस सदन के रूप में अभी मैंने जिक्र किया कि अपर हाउस के नाम से इसको हम जान सकते हैं। भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है, और भारत में जो संघात्मक शासन की स्थापना की गई है, संघ शासन के सदन के दो सदन होते हैं। एक सदन जो होता है जनता का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है, दूसरे सदन में राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं। इसलिए अगर हम समझें तो यहाँ द्विसदनात्मक प्रणाली को ही स्थान दिया गया है। बातें समझ में आ रही है पर भली भांति। राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है, वह कभी भी भंग होने का काम नहीं होता है। राज्यसभा किसी भी स्थिति में भंग नहीं होता है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों के बाद अगर खाली भी हो जाते हैं तो 2 वर्षों के बाद उनका चुनाव हो जाता है, और उनकी पूर्ति नए सदन के नए जो सदस्य होते हैं ऐसे सदस्यों के माध्यम से कर ली जाती है। फिर उसके 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं फिर से चुनाव में आ जाते हैं। तो इस तरह से वह कभी भी खाली नहीं पड़ता है, और यह उस सदन का एक अपना अलग महत्व यहाँ होता है। अब हम देखें यहाँ सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, या निर्वाचन की प्रणाली क्या होती है, निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार आप देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनकी संख्या 250 होती है। इनमें से 12 सदस्य जो होते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति से नॉमिनेट करने का काम करते हैं, और शेष जो 2 समवर्ती सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन होता है। उसके 12 सदस्य मनोनीत जो सदस्य होते हैं ऐसे होते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में आप पाएंगे, उनको विज्ञान के क्षेत्र में पाएंगे, कला के क्षेत्र में पाएंगे, समाज सेवा के क्षेत्र में पाएंगे, ऐसे विषय में विशेष अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान रखते हों, वैसे ही लोगों को, वैसे ही सदस्यों को 12 सदस्य के रूप में राष्ट्रपति नॉमिनेट करने का काम करते हैं। शेष 2 समवर्ती सदस्य जो होते हैं इनका निर्वाचन संविधान के चौथे पृष्ठ जो परिशिष्ट होते हैं इसके अनुसार राज्यों तथा केंद्र द्वारा प्राप्त जो यहाँ शासित क्षेत्र होता है, राज्यों के प्रतिनिधि जो होते हैं, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत हम कह सकते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम का पद्धति इसमें अपनाया जाता है। यही सिस्टम के माध्यम से इनका जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन किया जाता है, इन्हें चुनने का काम किया जाता है। और केंद्र जो होता है, केंद्र द्वारा शासन जो शासित प्रदेश होते हैं, शासित क्षेत्र होते हैं, वहां के प्रतिनिधि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही निर्वाचित होते हैं। इसके बाद यहाँ इस बात को भी समझने की जरूरत है कि अमेरिका में जो द्वितीय सदन होता है, यहाँ द्वितीय संसद द्वारा अगर हम कहें कि प्रतिनिधि जो होते हैं सदन सीनेट के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, लेकिन भारत का जो स्थिति होता है, आप अमेरिका और भारत की तुलना जब करते हैं कि भारत में राज्यसभा के संगठन के संबंध में जो दक्षिण अफ्रीका की अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है, वैसे प्रणाली और आयरलैंड के मानदेय जो प्रणाली है इसको अपनाया गया है, जिसमें अमेरिका के प्रत्येक राज्य को बराबर संख्या में, अमेरिका का जो भी राज्य है ऐसे राज्य को बराबर संख्या में क्या किया जाता है कि प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यहाँ के राज्यों को विभिन्न संख्या के जो भी संख्या होते हैं संख्या में राज्यसभा में सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया है। यहाँ सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है, और ऐसे भी जनसंख्या के आधार पर निश्चित हुआ है। इसी आधार पर एमआर प्लेंड ने अपने बातों को स्पष्ट करते हुए बताया है कि इनके माध्यम से जो कहा गया है कि द नॉन एक्सेप्टेंस जो ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन allotment of states in the council of states in the serious derogation from the federal principle and is more in keeping with the atmosphere of
यूनिटरी सिस्टम, अर्थात यह कहने का मतलब है कि राज्यसभा के जो स्थान होते हैं, इस राज्यसभा के स्थानों के निर्णय में समता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर संसदीय सिद्धांत का यहाँ विरोध किया गया है और एकात्मक प्रणाली के अनुसार उसकी स्थापना भी करने का कार्य किया गया है। पुनः हम आगे के जिक्र करते हैं, आगे के बातों को अगर हम समझते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यता होती है, इस योग्यता के अगर हम जिक्र करते हैं कि राज्यसभा के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता कौन सी होनी चाहिए, इस योग्यताओं पे अगर हम जिक्र करते हैं तो पॉइंट के आधार पर हम देख सकते हैं कि इसकी योग्यताएं निम्न प्रकार की होनी चाहिए। इसके सदस्यों की योग्यता जो होती है ये निम्न प्रकार की होनी चाहिए। उसके उम्मीदवारों को सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। वो भारत का नागरिक होगा तो वो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। इसके बाद दूसरी योग्यता का जिक्र देखेंगे कि उस व्यक्ति का, उस सदस्य का उम्र कम से कम 30 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम तीसरी योग्यता की बात करें कि उनमें अन्य योग्यताएं भी हो जो संसद विधि द्वारा निश्चित करने का काम करता हो। फिर सन 1951 ईस्वी में जन प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा वह व्यक्ति जो राज्य के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का वह मतदाता नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है जब वो कहीं का मतदाता नहीं है। अब हम ऐसे देखते हैं कि राज्यसभा का सदस्य होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ये तो योग्यता की बात मैंने किया। अब कैसे कैसे व्यक्ति उसके अयोग्य हो सकते हैं, तो अयोग्यताएं अगर हम देखते हैं तो अयोग्यताओं को अगर हम जिक्र करेंगे तो अलग अलग इसे भी पॉइंट दर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अयोग्यता के रूप में देखें कि वैसे व्यक्ति यहाँ राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है जो पागल हो, या जो दिवालिया हो, या जो विदेशी हो, या जो सरकारी नौकरी करता हो, या संसद की विधि द्वारा अयोग्य ठहराया जा चुका हो, या जिसमें कोई अन्य अयोग्यता आ गई हो। इसके बाद जो सदन की आज्ञा के बिना 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा हो, इत्यादि इत्यादि ऐसे बातें अगर आता है तो समझिए कि अयोग्य है। फिर इसके कार्यकाल की बात करें, हम सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल में देखेंगे कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है और वह कभी भी भंग नहीं हो सकता है और नहीं कभी पूरे तौर से निर्वाचित ही होती है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बताया कि 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हर दूसरे वर्ष के अंतराल में हो जाता है, क्योंकि हर दूसरे वर्ष पे 1/3 सदस्यों का जो स्थान होता है वो रिक्त हो जाता है और उसका निर्वाचन कर लिया जाता है और उसके स्थान पर नए सदस्य ला लिए जाते हैं। इस तरह से इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है। इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि इसका निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है। अब हम यहाँ बता रहे हैं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, इस सभापति के बारे में अगर हम देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति, तो सभापति के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं कि कौन हो सकते हैं, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में अगर हम देखें, जिसे हम चेयरमैन कह सकते हैं और उसके बाद हम डिप्टी चेयरमैन कह सकते हैं, उपसभापति भी कह सकते हैं। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 49 में यह वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति यानी जिसे वाइस प्रेसिडेंट ही कहते हैं, ही राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में जाना जाता है। उसकी अवधि 5 वर्ष की ही होती है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसकी निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। फिर हम यहाँ डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो राज्यसभा अपने कुल सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति का निर्वाचन कर सकते हैं। निर्वाचित उपसभापति की अवधि वह 6 वर्ष के लिए होती है, लेकिन राज्यसभा जब चाहे उस पर अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उसे पदच्युत करने का उसे अधिकार होता है। लेकिन वह अपने पद पर रहता है तब तक वह सभापति की अनुपस्थिति में, सभापति जो होते हैं यहाँ सभापति की अनुपस्थिति में सभापति का भी वह कार्य करता है। इसके बाद राज्यसभा की अगर शक्ति को हम जिक्र करें, राज्यसभा की शक्ति का जैसे यहाँ पे बात किया गया, शक्ति और अधिकार की बात किया गया है, तो अगर हम शक्तियों का जिक्र करते हैं, शक्तियों और अधिकारों का बात करते हैं, तो इस पे हम पाएंगे कि शक्ति और अधिकार किस प्रकार के होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए शक्ति और अधिकार कौन से दिए गए हैं, यानी कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसकी बात अगर करते हैं तो राज्यसभा के अधिकारों को निम्न रूप से 7 भागों में बांटा गया है। महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखेंगे, यह सिर्फ आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आपके जानकारी के लिए, आपके कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है सभी बातें। सबसे पहला अगर शक्ति है
यहाँ पे सबसे पहला अधिकार है तो विधायी अधिकार दिया गया है, यानी कि हम सबसे पहला अधिकार की बात करें तो यह सबसे पहला अधिकार है आपका विधायी अधिकार। विधायी अधिकार के बारे में हम समझेंगे कि विधायी अधिकार क्या है, यानी कि जिसे हम लेजिस्लेटिव पावर के रूप में हम समझ सकते हैं। तो किसी प्रकार का एक धन विधेयक जो होता है यानी मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होता है, क्योंकि अन्य साधारण विधेयक जो होते हैं ऑर्डिनरी बिल जिसको हम कहते हैं, या संसद के किसी भी सदन में उपस्थित किया जा सकता है, किसी भी सदन में उपस्थित किया जाता है। कोई भी विधेयक यानी किसी भी तरह का जो बिल होता है तथा जो भी लॉ होते हैं, नियम होते हैं या बनता है, जब वह संसद के दोनों सदनों के पास से हो जाता है। जब किसी भी स्थिति में विधेयक पर दोनों सदस्य में मतभेद हो जाता है तो ऐसे मतभेद होने की स्थिति में परिस्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदस्यों की संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उस मतभेद को दूर करने का कार्य भी राष्ट्रपति के जिम्मे होता है, राष्ट्रपति करते हैं। और दोनों सदस्यों जो भी दोनों सदन होते हैं, दोनों सदनों के बहुमत से जो निर्णय निकल कर आता है वही अंतिम निर्णय के रूप में समझा जाता है। राज्यसभा साधारण विधेयक को केवल 5 माह तक ही रोकने का अधिकार रख सकता है, उसके पास इतना हित का अधिकार है, किंतु वह अस्थायी बाधा नहीं डाल सकता है। ऐसे स्थिति में विधायी अधिकार दिए गए हैं। फिर हम अगले अधिकार की बात करें तो अगले अधिकार में हम देखेंगे कि वित्त संबंधी अधिकार है। वित्त संबंधी अधिकार है जिसको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शंस। तो फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शंस में वित्त संबंधी विधेयक में राज्यसभा एकदम शक्तिहीन ही नहीं बल्कि शक्ति शून्य के रूप में ही समझा जाता है। शक्तिहीन नहीं कहेंगे, शक्ति शून्य के रूप में हम समझ सकते हैं। ऐसे स्थिति में अब यहाँ धन विधेयक की बात आता है कि धन विधेयक जो होता है कि केवल यह लोकसभा का ही विषय होता है, यह राज्यसभा का विषय नहीं है। धन विधेयक लोकसभा का विषय है, उसी में केवल यह विधेयक प्रस्तावित भी होता है और वहां से अगर वो पास हो जाता है तो पास हो जाने के बाद उसको केवल दोहराने के लिए राज्यसभा में भेजने का काम किया जाता है। राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर, राज्यसभा जो होता है वह 14 दिनों के अंदर उस पर अपना मत प्रकट कर देना जरूरी होता है राज्यसभा के लिए। और यदि राज्यसभा ऐसा नहीं करता है, राज्यसभा के जो सदन होते हैं ऐसा नहीं करता है, तो वह विधेयक एक तरह से विधि के रूप में माना जा सकता है, वह एक विधि बन जाता है। इसलिए लोकसभा जो होता है साधारण वित्त विधेयक को 14 दिनों के अंदर पास कर देने में अपनी शोभा समझती है, एक तरह का अपना सम्मान समझने का काम करती है। यदि राज्यसभा उस विधेयक पर कुछ सिफारिशें करती है तो जब भी वो कभी सिफारिश करती है तो उस सिफारिश को स्वीकार करना या न करना, उसका जो भी सिफारिश होता है उसे स्वीकार करना या न करना, यह सब कुछ लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए अगर हम कहें तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिनों तक, ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक क्या कर सकता है, उसे रोकने का काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा उसके पास कुछ भी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे वह केवल उसको स्वीकार करती है। जैसे सरकार रुपये की मांग करती है, लोकसभा उसे देती है और लोकसभा उसे केवल स्वीकार करती है। यह स्थिति होता है हमारे राज्यसभा सदन को। फिर हम तीसरे अधिकार की बात करें तो तीसरे अधिकार में देखेंगे संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार होता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार। यानी संविधान में संशोधन करने का अधिकार जब हम देखेंगे, यह तीसरा आपका बिंदु हो गया, महत्वपूर्ण बिंदु है यह भी, कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अमेंड कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि संविधान में संशोधन लाने में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। संशोधन का प्रस्ताव जो होता है पास हो जाने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों को स्पष्ट बहुमत या हम कहें कि 2/3 सदस्यों का बहुमत होना अति आवश्यक होता है। अगर 2/3 सदस्यों का बहुमत नहीं हो तो किसी भी तरह के संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। दोनों सदनों के बीच मत भिन्नता आ जाने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसे हम ज्वाइंट मीटिंग कहते हैं, ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। इसके द्वारा ही निर्णय लेना होता है। इसके साथ इस कार्य में भी राज्यसभा के अधिकार जो होते हैं तथा इसके कार्य एकदम नगण्य समझे जाते हैं।
फिर हम चौथे बिंदुओं पर जिक्र करते हैं। चौथे बिंदुओं को देखते हैं कि अगर चौथा बिंदु जो है जो जिसको हम कह सकते हैं चौथा में प्रशासनीय अधिकार। तो प्रशासनीय अधिकार में जो है, प्रशासनिक अधिकार हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकार तथा कार्य, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस के रूप में हम समझ सकते हैं। तो भारत में जहां तक शासन संबंधी बातें आता है, ऐसे अधिकारों का संबंध होता है, तो ऐसे अधिकारों में देश का वास्तविक शासन मंत्रिमंडल के हाथों में निहित होता है, मंत्रिमंडल के हाथ में ही होता है। उसी के हाथ में सार्वभौम सत्ता भी होती है, जिससे जनता के प्रतिनिधि लोकसभा के प्रति बिल्कुल जवाबदेह होते हैं। यह बात ठीक ही है कि राज्यसभा के भी सदस्य मंत्री पद पर विमुक्त हो सकते हैं, उस पर भी राज्यसभा प्रश्नों, वाद विवादों और प्रस्तावों के द्वारा मंत्रिमंडल के कार्यों और अधिकारों पर कुछ न कुछ नियंत्रण रखकर वह अपना नियंत्रण रखती है। इस तरह से हम यह देखते हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में भी राज्यसभा को कुछ कार्य का अधिकार प्राप्त किया गया है। फिर हम पांचवें अधिकार की बात करें कि राज्य सूची जो संबंधी है, राज्य सूची संबंधी कार्य है, ऐसे कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखेंगे राज्य सूची के विषय को अगर समवर्ती सूची में बदलने का अधिकार केवल है तो केवल किसको है? राज्यसभा को ही प्राप्त है, क्योंकि वह राज्यसभा जो राज्य सूची होता है, राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है। इस तरह वह संसद को उस पर कानून निर्माण करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था जो होता है सिर्फ एक ही साल तक कायम रह सकता है, इसके बाद यह कायम नहीं हो सकता है। तो राज्य सूची संबंधी कार्य आप समझ गए। पांचवा राज्य सूची संबंधी कार्य। संबंधी कार्य। इसके बाद अगर आप छठे बिंदु पर विचार करेंगे तो छठे बिंदु में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को एक अधिकार विशेष दिया गया है कि यहां संकटकालीन अधिकार, संकटकालीन अधिकार में क्या अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति को? तो संकटकालीन अधिकार जो होता है, राष्ट्रपति को संकटकालीन घोषणा से संबंधित कार्य का अधिकार दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को संकटकालीन घोषणा को समर्थित करने का अधिकार दोनों सदन को समान रूप से प्राप्त है। इस संकट की घोषणा को बनाए रखने के लिए, यह संकट जो होता है इस घोषणा को बनाए रखने के लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है। और ऐसी स्थिति में उस समय यह घोषणा हो जाने के बाद यदि लोकसभा का अधिवेशन 2 महीने के भीतर न हो तो, या अर्थात हम कहें कि लोकसभा का विघटन ही हो जाए, तो विघटन हो जाने पर उस घोषणा को केवल राज्यसभा ही समर्थन कर सकती है, अन्यथा इसको समर्थन करने का कोई दूसरा जवाबदेह नहीं होता है। अब फिर हम यहाँ अंतिम और सातवें जो अधिकार की बात करते हैं, तो सातवें अधिकार में देखेंगे कि जज जो होते हैं, जजों को पदच्युत करने का अधिकार, जजों को पदच्युत करने का अधिकार जो होता है यह राष्ट्रपति के हाथों में नहीं होता है। जज को पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि राष्ट्रपति के ऊपर, जैसे आप समझ रहे हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं या कोई भी जज हैं, उनको अगर पदच्युत करने की बात आती है या राष्ट्रपति के ऊपर अभियोग चलाने उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों को पदच्युत करने के लिए राज्यसभा को लोकसभा की भांति सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। और इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का भी वह कार्य करती है। इसके अलावा अगर हम कहें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, ऐसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो दोनों सदन के संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि राज्यसभा को भी अपना अलग स्थान और अलग महत्व दिया गया है। और ऐसे जब अलग स्थान और अलग महत्व दिया गया है तो इसके बाद अगर हम यहाँ देखें कि राष्ट्रपति का जो अपना स्थान है यह कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर हम 8वें बिंदुओं पर जिक्र करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के संबंधों में अगर हम तुलना करते हैं कि राज्यसभा का और लोकसभा का सदस्य जो होते हैं दोनों के बीच में कौन कौन सा, अगर हम यहाँ तुलनात्मक बातों को रखेंगे तो कौन कौन से तुलनात्मक बातों को हम रख सकते हैं, तो यह बात स्पष्ट हो जाता है कि दोनों सदन में पर्याप्त अंतर होते हैं। राज्यसभा तो केवल आजकल की फैशन जो हम द्विसदनात्मक सभा की पूर्ति करने के रूप में हम समझ सकते हैं। इसकी स्थिति जो होती है इतनी संदिग्ध हो गई है कि आजकल द्वितीय सदन को अंत कर देने की बात सोची जा रही है। शासन कार्यों को चलाने के लिए केवल
लोकसभा ही पर्याप्त माने जा रहे हैं। राज्यसभा किसी भी विधेयक को 6 महीने तक रोक ही सकती है, और धन विधेयक तो सिर्फ 14 दिनों के अंदर, यानी 14 दिनों के अंदर तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं, अन्यथा उसे स्वतः पारित समझा जाता है। इसके बाद वो विधि का रूप धारण कर भी लेता है, और ऐसी स्थिति में किसी विधेयक के ऊपर दोनों सदन के जब मतभिन्नता आ जाती है तो उसका निर्णय जो होता है संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें से किसी भी उसकी जो स्थिति दुर्बल होती है, तो ऐसे दुर्बल स्थिति में, क्योंकि इसके 250 सदस्य रहते हैं और लोकसभा में 500 से अधिक सदस्यों का, यहाँ 500 से अधिक सदस्य भाग लेते हैं, और ऐसे स्थिति में इस तरह से यहाँ भी उसका ही बहुमत रहता है। इसलिए अगर हम कहें यहाँ कि उसी की बात को मान्यता दी गई है, किंतु आजकल लोग जो होते हैं राज्यसभा के अस्तित्व को ही मिटा देने की बात सोच रहे हैं। इस संबंध में ही यहाँ एक महत्वपूर्ण जो राजनीति शास्त्री हैं MP शर्मा का भी यह बात सामने आता है। उनका एक कथन है कि यदि राज्यसभा को एकदम उठा दिया जाए तो संविधान के जो अनुसार दैनिक कार्य के संपादन में कोई अंतर ही नहीं आ जाएगा, कोई अंतर ही नहीं रह पाएगा। तो ऐसे स्थिति में हमने यहाँ पे देखा। अब निष्कर्ष के रूप में हम समझ सकते हैं, कंक्लूजन अगर हम इसका निकालें तो संक्षेप में हम यही बात कह सकते हैं कि राज्यसभा की शक्तियां तथा कार्य जो होते हैं, कार्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है इसी की भांति केवल द्वितीय सदन ही नहीं बल्कि द्वितीय श्रेणी का भी सदन है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि कनाडा के जो सीनेट है इसके भांति और यह एक नपुंसक सदन है। वस्तुतः यह न तो अमेरिकी सीनेट की भांति अत्यधिक शक्तिशाली है और न ही ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भांति अत्यधिक दुर्बल ही है। ऐसी स्थिति में यह सदन नहीं है। तो आप यहाँ इस प्रश्न को देखें, इसके बाद आप इसके दूसरे प्रश्न को देखेंगे, जिसमें दूसरे प्रश्न में हम देखेंगे कि बिहार की जो मंत्रिपरिषद की स्थिति है, बिहार के मंत्रिपरिषद के संगठन की बात करेंगे, शक्ति की बात करेंगे और अधिकार की बात करेंगे, तो हम समझ रहे हैं कि बिहार जैसे और भी प्रांत हैं, जैसे बिहार को हम राज्य नहीं बल्कि प्रांत कहेंगे, जो आप पिछले क्लासेस में अध्ययन कर चुके हैं कि बिहार एक राज्य नहीं बल्कि प्रांत है। क्योंकि राज्य होने के लिए जो शर्त होता है, ये 4 शर्त होना जरूरी होता है, और बिहार के पास, उत्तर प्रदेश के पास, पश्चिम बंगाल, जो भी ये प्रांत हैं जिन्हें हम राज्य कह लेते हैं, एक संबोधन के रूप में हम नाम रखे हैं। तो ऐसे नाम रख लेने से हम इसको राज्य नहीं कहेंगे बल्कि ये प्रांत ही हैं। तो ऐसे बिहार जैसे प्रांत के मंत्रिपरिषद के संगठन की बात अगर हम करेंगे, यहाँ इनके शक्तियों के बारे में बात करेंगे, इनके कार्यों के बारे में बात करेंगे, इससे पहले हम समझेंगे, इस प्रश्न को लिखने से पहले हम कुछ भूमिका का निर्वहन करेंगे, भूमिका बनाने का काम करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 है। इसके अनुसार राज्य के राज्यपाल के शासन कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। और ऐसी स्थिति में जिसका नेता मुख्यमंत्री होता है, वास्तविक रूप से राज्य का शासन जो होता है वो मंत्रिपरिषद ही करती है। अब हम मंत्रिपरिषद के संगठन की बात करेंगे कि मंत्रिपरिषद का संगठन किस प्रकार से होता है। तो इसके संगठन के रूप में हम देखते हैं कि इसका संगठन किस प्रकार से होता है, इस पर हम विचार करेंगे। तो संघ सरकार की तरह ही राज्यों में भी एक तरह के मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद जो होती है जो वास्तविक रूप से राज्य पर शासन करने का काम करती है। इस मंत्रिपरिषद का प्रधान नेता मुख्यमंत्री है। साधारण चुनाव की समाप्ति के बाद राज्यपाल जो होते हैं मुख्यमंत्री को बहाल करने का काम करते हैं, और उसके परामर्श से राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की, जिसकी सूची मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है, वह बहाल करने का काम करते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री जो होते हैं राज्यपाल के और अन्य मंत्रियों को बहुमत प्राप्त दल का सदस्य अवश्य होना चाहिए। और ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री जो होते हैं वैसे व्यक्ति को ही मंत्री बना सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। 6 माह के भीतर ही उसे एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। अर्थात यहां मुख्यमंत्री को अधिकार दिया गया है कि मुख्यमंत्री किसी को भी जो किसी सदन का सदस्य नहीं भी है, जो सदस्य है वो तो मंत्री बनेगा ही, लेकिन मंत्री जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा। लेकिन वैसे स्थिति में जो कहीं का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसको भी अगर मुख्यमंत्री चाहे तो मंत्री पद दे सकता है। लेकिन 6 माह के अंदर दोनों सदन से किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यह बात निश्चित होना चाहिए। 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। अगर वह सदन का सदस्यता प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो उसको शीघ्र ही मंत्री पद का स्थान रिक्त कर देना पड़ता है, अर्थात त्याग पत्र दे देना पड़ता है, रिजाइनेशन कर देना पड़ता है। बातें समझ में आ रही है मेरी। और ऐसे स्थिति में
इसके अतिरिक्त राज्यपाल मंत्रियों को अयोग्यता और भ्रष्टाचार के आरोप पर भी हटाने का काम कर सकते हैं। राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के सर्वमान्य नेता को ही मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करने का काम करते हैं। मंत्रियों की अगर योग्यता की बात करें कि मंत्रियों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो संविधान में मंत्रियों के लिए कोई योग्यता निश्चित नहीं की गई है, लेकिन संविधान ने यह स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ऐसे बात को जिक्र किया गया है। और वही व्यक्ति मंत्री होता है जो अपने दल का प्रभावशाली व्यक्ति होता है और मुख्यमंत्री का वह विश्वास पात्र होता है। ऐसे व्यक्ति को ही मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा सकती है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते की बात करें, इसका जिक्र करते हैं, तो हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के वेतन और भत्ते निश्चित करने का अधिकार संविधान द्वारा विधानमंडल को प्राप्त होता है। उसके निश्चित वेतन तथा भत्ते में जब तक कटौती नहीं की जाती है, तब तक विधानमंडल में इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में अपना वेतन अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। जो भी विधानमंडल देखेंगे सब में अपना वेतन अलग अलग है। वहां मुख्यमंत्री से संबंधित जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट के हिसाब से अपना वेतन निश्चित कर लिए जाते हैं। साधारण राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को मासिक वेतन के अलावा बिना किराया का एक निवास स्थान भी दिया जाता है और उसके लिए सवारियों की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ उनको अन्य प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं। संविधान में राज्य जो मंत्रिपरिषद होता है, ऐसे मंत्रियों को, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का वर्गीकरण भी नहीं किया गया है, लेकिन राज्य में भी मंत्रिपरिषद की प्रथा चल गई है और राज्यों में कुछ उप मंत्री भी बना दिए जाते हैं, जिसे डिप्टी मिनिस्टर के रूप में कहे जाते हैं, कि वो बनाने का अधिकार जो मंत्रिपरिषद होता है उसका होता है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अब ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री जो चाहता है, जो अधिकार मुख्यमंत्री के पास है अपने निजी का अधिकार, उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रियों की संख्या तथा अगर हम श्रेणी के जिक्र करें कि मंत्रियों की क्या संख्या होनी चाहिए, किस श्रेणी के मंत्री होने चाहिए, तो इस पे अगर हम विचार करते हैं तो देखेंगे कि संविधान में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। मंत्रियों की संख्या तो कार्य पर निर्भर करती है, जैसा कार्य होता है कार्यों के आधार पर मंत्रियों की संख्या निश्चित होती है। लेकिन छोटे राज्यों की संख्या कम रहती है, क्योंकि वहां काम कम रहता है। तो जहां राज्य छोटा होगा वहां काम भी छोटा होगा, इसलिए वहां मंत्री भी कम होते हैं। और जहां अधिक कार्य रहता है वहां अधिक मंत्री की जरूरत होती है, अधिक मंत्रियों की आवश्यकता पड़ती है। परंतु प्रत्येक राज्य में कम से कम 4 मंत्री और अधिक से अधिक 13 मंत्री रहते हैं। इतनी मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक 13, कम से कम 4। इस बात को आप याद रखेंगे। जरूरत पड़ने पर इसकी संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें कि प्रत्येक राज्य में कोई उपमंत्री और कई संसदीय सचिव भी होते हैं, ये सब के सब जो स्थिति होता है, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और न मंत्रिमंडल की बैठक में ही भाग लेते हैं। ये सब विधानमंडल के सदस्य अवश्य रहते हैं, न मंत्रिमंडल की बैठक में ही भाग लेते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं, लोग मंत्रियों को उनके शासन कार्यों की सहायता करने का काम करते हैं। अब हम मंत्रियों के कार्यकाल की बात समझते हैं कि मंत्रियों के कार्यकाल क्या होना तय है। तो ऐसे स्थिति में संविधान द्वारा मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। परंतु दिसंबर 1976 ईस्वी में आप देखेंगे कि 1976 के संविधान संशोधन विधेयक में मंत्रियों का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित करने का प्रस्ताव है। या संविधान में ही कह दिया गया है कि 6 वर्ष जो निश्चित किया गया है कि सभी मंत्री राज्यपाल के कृपा काल तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। और ऐसे स्थिति में लेकिन मंत्रियों को पदच्युत करने का जो राज्यपाल को अधिकार दिया गया है वह अत्यधिक रूप से सीमित तथा नियंत्रित है, क्योंकि सभी मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो भी मंत्री का चुनाव होता है सब के सब विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं इसलिए जब तक उनको विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहता है और मुख्यमंत्री उसको चाहता है, तब तक वो राज्यपाल उसको पदच्युत नहीं कर सकता है। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री उसको चाहता है, इसके बावजूद राज्यपाल ऐसा करता है, तो मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री एक साथ पद त्याग कर संवैधानिक संकट उपस्थित करने का काम भी कर सकते हैं। तो मंत्रियों के स्थिति में हमने देखा
कि ऐसा होने से सभी मंत्री पदच्युत हो जाते हैं। अब हम यहाँ जिक्र करेंगे कि मंत्रिपरिषद के कार्य और अधिकार की बात अगर हम करें तो जैसे पिछले प्रश्न में मैंने जिक्र किया है कि मंत्रिपरिषद के कार्य और अधिकार की बात, तो यहाँ भी देखेंगे भारत के राज्यों में मंत्रिपरिषद के कार्य तथा अधिकार वैसे ही हैं जैसा कि संसदीय संघीय मंत्रिपरिषद में दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों को मंत्रिमंडल ही करता है। हर एक राज्य के लगभग 13 तरह के विभाग होते हैं और 13 तरह के विभाग जो होते हैं, प्रत्येक विभाग का एक मंत्री का चुनाव किया जाता है, एक मंत्री को चुना जाता है। और ये विभाग का अगर हम जिक्र करें तो 13 तरह के विभाग कौन कौन से होते हैं, तो इसका हम अलग अलग नाम देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वित्त विभाग होता है, इसके लिए वित्त मंत्री का चुनाव होता है। गृह विभाग होता है, सप्लाई विभाग होता है, शिक्षा विभाग होता है, कृषि विभाग होता है, जंगल विभाग होता है, सफाई विभाग होता है, कानून विभाग होता है, न्याय विभाग, फिर आपका स्थानीय स्वशासन का विभाग होता है। इसके बाद आप देखेंगे व्यवसाय और श्रम विभाग होता है। अबिकारी जो क्षेत्र होते हैं, पुलिस तथा जेल, और फिर सहकारिता विकास और सूचना इत्यादि का आप जिक्र देखेंगे। अतः मंत्रिमंडल के निम्नलिखित कार्य तथा अधिकार यहाँ दिए गए हैं। इस कार्यों और अधिकारों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि राज्य के शासन की नीति और उसका कार्यक्रम जो होता है यह निश्चित करना होता है। दूसरा, अगर हम देखें कि उसे विभिन्न विधेयक द्वारा मंत्रिमंडल के समक्ष पेश कर कानून का रूप देने का काम किया जा सकता है। वार्षिक वित्त विवरण तैयार कर विधानसभा के सामने रखने का काम किया जा सकता है। और अगला हम देखेंगे कि प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का कार्य करता है और मंत्रिमंडल उन सभी विभागों के कार्यों का निरीक्षण तथा नियंत्रण करने का भी काम करता है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ बिहार के मंत्रिपरिषद के संगठन, शक्ति और अधिकारों का वर्णन आपने देखा। आप तीसरे प्रश्न की अगर हम चर्चा करेंगे यहाँ तो देखेंगे कि भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकारों और कार्यों का वर्णन कीजिए। नए संविधान में इसका क्या महत्व है? तो उच्चतम न्यायालय को तो आप समझ रहे हैं कि यह भारत का अंतिम न्यायालय होता है और यह उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम न्यायालय है। और इसके अधिकार क्या है, इसके संगठन क्या है, इसके कार्य क्या है, इन तमाम बातों पे अगर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे तो देखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक ही नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि अति आवश्यक स्थिति में होता है। अगर हम विद्वानों की जिक्र करें, विद्वानों की बात करें तो यहाँ एक प्रसिद्ध विद्वान मुनरो ने अपनी बातों को रखते हुए कहा है कि ये फेडरल गवर्नमेंट विदाउट इट्स ऑन जुडिशियरी वुड बी ए मेयर ट्रंक ऑफ बॉडी विदाउट आर्म्स और लेग्स टू एक्ट एंड मूव। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि संघीय न्यायपालिका के अभाव में संघीय सरकार बिना हाथ पांव के मात्र शरीर की ढांचा ही रह जाएगी, जिसका अपना शरीर का ढांचा तो होगा, उसका कोई हाथ पांव ही नहीं होगा। अर्थात वो किसी तरह के कार्यों को न कर सकती है, न किसी तरह के कार्यों के लिए अपना प्रयास ही कर सकती है। इसलिए भारतीय उच्चतम न्यायालय को संविधान में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किए गए हैं, क्योंकि वह व्याख्या करता है, वह अपील का अंतिम न्यायालय भी होता है, वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वह राष्ट्रपति का विश्वसनीय सलाहकार भी होता है और संविधान का संरक्षक भी उसे माना गया है। उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 में कार्यरत हुआ और आज तक वह लगातार कार्यरत है। तो उच्चतम न्यायालय की बनावट या संगठन की बात हम करें, इसके बनावट किस प्रकार के हैं, संगठन किस प्रकार का है, तो हम पाएंगे इसमें कि मूल संविधान के अनुसार कार्यपालिका के शिखर पर अगर उच्चतम न्यायालय यानी जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसमें कुल मिलाकर 14 न्यायाधीश थे, जिनमें एक भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और 13 अन्य न्यायाधीश होते थे। इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती थी। इन सबों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जिन्हें हम कहें कि वो उचित समझते थे, उनसे राय लेते थे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की राय से राष्ट्रपति ही करते थे। इसके बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की राय से ही राष्ट्रपति को दिया गया था। 1985 में न्यायाधीशों की संख्या यहाँ 14 के जगह पर 26 कर दी गई, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 25 जो होते हैं अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस बात का याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके पहले कितना था और अभी वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 26 याद रखेंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, 25 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसके पहले जो था 14 न्यायाधीश होते थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 13 अन्य न्यायाधीश की स्थिति होता था। तो इस तरह से आपके संविधान के प्रारूप में तैयार था।
अब हम यहाँ न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें कि किस तरह की योग्यता होनी चाहिए, कौन व्यक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं, कैसी योग्यता वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस पे हम देखेंगे कि सबसे पहले संविधान के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के जजों को अलग अलग तरह की योग्यताएं यहाँ निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वही हो सकते हैं जिस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो भारत का नागरिक है, वही हो सकते हैं। दूसरा उसका योग्यता यह होना चाहिए कि वह कम से कम 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। इसके बाद तीसरी योग्यता की बात करें कि वह कम से कम 10 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत भी कर चुका हो, वही उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। चौथी बात अगर हम करें तो राष्ट्रपति के विचार में सुप्रसिद्ध व विधिवेता हो, अर्थात कानून का ज्ञाता हो, वैसे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का हम न्यायाधीश बना सकते हैं। अब हम न्यायाधीशों को शपथ की बात करते हैं कि न्यायाधीशों को शपथ किस प्रकार से दी जाती है। तो हर एक न्यायाधीश को अपने पद ग्रहण के पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ देनी पड़ती है। शपथ इस प्रकार से लेनी पड़ती है, यानी कि शपथ के शब्द इस तरह से होते हैं कि मैं अपना नाम रखेंगे जो न्यायाधीश होंगे, ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्य निष्ठापूर्ण प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा उपस्थित भारत के संविधान के प्रति सच्ची भक्ति रखूंगा और अपनी पूर्ण योग्यता, जानकारी और विवेक से ठीक और वफादारी के साथ बिना द्वेष या अप्रीति के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान तथा कानून का मान कायम रखूंगा। शपथ ग्रहण करने के बाद सभी न्यायाधीश अपने कार्य में लग जाते हैं। तो यह शपथ का शब्द हो गया। अब न्यायाधीशों की जो अवधि होती है, या अवधि किस प्रकार की, कितने साल तक न्यायाधीश रह सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की अवधि 65 साल की उम्र बनाई गई है, यह निश्चित कर दी गई है। इस अवधि तक अगर वह हर तरह से योग्य है तो वे अपने पद पर बने रह सकते हैं, अन्यथा वे अपने पद को छोड़ सकते हैं या छोड़कर वे रिजाइन दे सकते हैं। यानी कि वह या तो 5 साल तक, 65 साल के अभी नहीं हुए हैं, 65 साल के पहले 5 साल तक रह सकते हैं, नहीं तो 65 साल अंतिम उनका उम्र होता है। अब न्यायाधीशों की पदच्युति जो होता है, पदच्युत कैसे किया जा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय के सभी जज 65 वर्ष की आयु के अनुसार पदच्युत हो जाते हैं। लेकिन इसके पहले भी न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है यदि संसद को यह ज्ञात हो जाता है कि न्यायाधीश आपत्तिजनक आचरण का है, उसका आचरण में किसी तरह का आपत्ति अगर आता है, उसे पद त्याग करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। संसद राष्ट्रपति को न्यायाधीशों को पदच्युत करने का सिफारिश देता है और न्यायाधीशों की पदच्युति जो होता है, पदच्युत करने की विधि यह है कि अगर संसद के दोनों सदन का बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 से उसके अयोग्य और आपत्तिजनक आचरण करने वाले अगर यह कहा जाए कि जो साबित कर देते हैं, तो ऐसे स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को वैसे न्यायाधीशों के प्रति पदच्युत करने का अधिकार होता है। अब उच्चतम न्यायालय के अधिकार और कार्य का हम जिक्र करें कि उच्चतम न्यायालय के कौन कौन सा अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन सा कार्य उच्चतम न्यायालय के जिम्मे है, तो हम इस पर देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम कहें तो सबसे पहला अधिकार या कार्य कहेंगे कि प्रारंभिक कार्य का अधिकार दिया गया है उच्चतम न्यायालय को। प्रारंभिक कार्य का अधिकार, प्रारंभिक कार्य का अधिकार में उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक कार्य जो है, जैसे हम ओरिजिनल कार्य का अधिकार का मतलब यह होता है कि ऐसे मुकदमे की सुनवाई करना जिसका प्रारंभ यहीं से शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत ऐसे मुकदमे आते हैं जो विधि से संबंधित हो और जिस पर कानून अधिकार का अस्तित्व टिका रहता है। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित 2 बातें आप देख सकते हैं कि 2 बातें यहाँ पे आता है। पहला बात आप देखें कि अनन्य या एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो होता है, जिसे ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शंस के नाम से आप जान सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कई विषय आते हैं। इस विषय को अलग अलग हम समझें कि भारत जो है कि भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद होता है तो ये उच्चतम न्यायालय में मामला जा सकता है। दूसरा बात अगर देखें कि भारत सरकार और अन्य राज्य या कई राज्यों का एक साथ अधिक से अधिक इस बीच में विवाद हो जाता है, तो इस विवाद के बीच में आप देखेंगे कि यह उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र में चला जाता है। फिर आप तीसरे बिंदुओं पर विचार करेंगे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो
जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो गया हो जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विचार निर्भर होता हो, तो न्यायाधीशों से इस तरह के अधिकार जो होते हैं, अधिकार संबंधी निर्णय का भी, जिस पर किसी भी वैध अधिकार का अस्तित्व अगर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ के अधिकार संबंध में निर्णय या याचना हम उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है। संभवतः संघ तथा राज्य सरकार के पारस्परिक झगड़े का फैसला अभी आपसी समझौता द्वारा ही कर लिया गया है। अतः न्यायालय को ऐसे विवादों को सौंपने का अधिकार ही नहीं आने पाए हैं और ऐसे स्थिति में न्यायालय को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। दूसरा हम यहाँ देखेंगे कि प्रारंभिक जो कार्य और अधिकार है, इसमें दूसरा अधिकार है कि जो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, जिसे कंकरेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के नाम से हम जानेंगे, कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसके साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32(1) में ही यह वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को, जो संविधान का अनुच्छेद 32(1) है, इसके अंतर्गत संविधान के अधिकारों में परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है और उसकी रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, जिसे हम हैबेस कॉर्पस के नाम से जान सकते हैं, परमादेय यानी कि जिसे मैंडमस हम कह सकते हैं, प्रतिषेध कह सकते हैं, जिसे प्रोहिबिशन के नाम से हम समझ सकते हैं, और इसके साथ उत्प्रेक्षण हम कह सकते हैं यानी सर्टनिलिटी कह सकते हैं, और अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो के नाम से हम जान सकते हैं। ऐसे अतिरिक्त ऐसे भी आदेश या निर्देश जारी कर सकता है, बशर्ते कि संसद जो होता है विधि द्वारा उसे यह अधिकार प्रदान करे, तब ऐसे स्थिति में यह बात आ सकता है। पुनः हम देख सकते हैं कि अपील संबंधी अधिकार तथा कार्य जो है, यह उच्चतम न्यायालय को कैसे दिया गया है कि जिसमें संवैधानिक अपील की बात की गई है। तो संवैधानिक अपील में उच्चतम न्यायालय राज्यों के उच्च न्यायालय के संवैधानिक अपील के मामले को सुनता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त यह निश्चित की गई है कि उच्चतम न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि ऐसा भी वह कर सकता है, तभी ऐसी दशा में वह स्वयं उच्चतम न्यायालय को भी इस तरह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का जो अपील है, अपील के लिए आज्ञा दे सकता है। वास्तव में हम कहें कि उच्चतम न्यायालय का यह कार्य जो होता है तथा अधिकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थिति में होता है, जिसमें हम देखेंगे इसके बाद फौजदारी संबंधी अपील देखेंगे कि फौजदारी मुकदमों में राज्यों के उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित दशाओं में हम जा सकते हैं कि जब राज्य के उच्च न्यायालय फैसले दे चुके हैं तो उसके विपक्ष में हम जा सकते हैं। यानी कि कब कब जा सकते हैं, तो जब उच्च न्यायालय ने किसी अभिव्यक्त यानी दोषी को नीचे की अदालत यानी लोअर कोर्ट कहते हैं के द्वारा सुनाए गए विमुक्त के आदेश को खत्म करके मौत की सजा की आज्ञा दे दी हो, या हम कह सकते हैं कि जब उच्च न्यायालय में दिए गए विमुक्त के आदेश को खत्म करके मौत की सजा देने के बाद हम कह सकते हैं कि अपने अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी मामले की जांच के लिए मांग लिया गया हो और उसमें उस दोषी की मौत की सजा की आज्ञा दे दी गई हो। फिर हम अगले बिंदु पर देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि अमुक मामला जो है, किसी भी तरह का मामला जो गया है उच्च न्यायालय में, अपील करने योग्य है, यह कार्य तथा अधिकार भी उसका अधिक महत्व का होता है, तो ऐसे अधिकारों में हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। फिर हम दीवानी अपील में जा सकते हैं, दीवानी संबंधी अधिकार में, कि दीवानी मामलों की अपील उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित दशाओं में हम समझ सकते हैं, जा सकते हैं, जिसमें हम कहें कि वह मामला जो अपील करने के योग्य हो, उसमें हम जा सकते हैं। यदि उच्च न्यायालय यह साबित कर दे कि वाद विवाद के मामले का मूल्य 20,000 रुपये से कम नहीं है, या उच्च न्यायालय यह प्रमाण दे दे कि अमुक केस उच्चतम न्यायालय में जांच योग्य है, तो वैसी स्थिति में हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि फौजी अदालत को छोड़ उच्चतम न्यायालय स्वयं भी किसी दूसरे न्यायालय के विरुद्ध अपील करने की आज्ञा दे सकता है। फिर संसद फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायालय के कार्यों तथा क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान के 30वें संशोधन जो 1972 ईस्वी में हुआ था, जो आर्टिकल 133 हम कह सकते हैं, इसके संशोधन करते हुए अब 20,001 रुपये की धनराशि की सीमा घटा दी गई है और यह निश्चित किया गया है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ऐसे दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस
विवाद में कानूनी व्यापक रूप से इसके अंतर्गत 30वें संशोधन द्वारा यह भी दिया गया कि इसके अतिरिक्त उचित और तर्कपूर्ण बातें आता है। फिर हम तीसरे बिंदुओं पर विचार करेंगे कि परामर्श संबंधी कार्य तथा अधिकार के रूप में हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय को संविधान द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य होता है तथा अधिकार होता है, यह दिए गए हैं, ऐसे अधिकार और कार्य प्राप्त है। उसका यह अधिकार भी बहुत अधिक महत्व रखता है। राष्ट्रपति जब चाहता है तभी वह उच्चतम न्यायालय से महत्वपूर्ण वैधानिक मामलों, जिसमें संधियों, समझौतों और पुरानी रियासतों के मामलों से परामर्श ले सकता है, लेकिन यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श को इस मामलों में स्वीकार करे या न करे, उस पर कार्य के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र भी होता है। आलोचक जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के इस अधिकार तथा कार्य की कटु आलोचना करते हैं, लेकिन उसका परामर्श जो होता है उपयोगी होता है और ऐसे परामर्श में इसमें किसी तरह का संदेह नहीं रहना चाहिए। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि न्यायालय को परामर्श देना संविधान अनिवार्य नहीं है, यानी संविधान के रूप में हम देखें तो यह अनिवार्य नहीं है। पुनः अनुच्छेद 143 में यह वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 143 खंड 2 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार यह देता है, यह अनुच्छेद, कि वो संविधान के लागू होने के पूर्व की किसी संधि, इकरारनामा आदि से संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श हेतु भेजने का काम कर सकता है। ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय को परामर्श देना अनिवार्य हो जाता है। तो इस स्थिति में भारत की स्थिति देखेंगे, कनाडा तथा बर्मा के न्यायालयों में भी परामर्शदात्री कार्य के संपादन में काफी चर्चा की है। इसके विपरीत अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यपालिका की परामर्शदाता संस्था बनाने से सदा हिचकिचाहट दिखाई देती है। यहाँ तक कि उसमें राष्ट्रपति द्वारा मांग करने पर भी यहाँ जो सम्मति देने के में अगर सदा ऐसे स्थिति होता है, ऐसे इनकार कर दिया गया है। अब तक भारत में राष्ट्रपति ने केवल 6 बार परामर्श मांगे हैं, जिसमें केरला एजुकेशन बिल के रूप में आप देख सकते हैं, और 1974 में राष्ट्रपति के चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय में मांगी गई जो सम्मति है अधिक महत्वपूर्ण आपको यह दिखेगा। इस तरह से फिर हम अगले बिंदुओं पर विचार करते हैं कि आवृत्ति संबंधी कार्य तथा अधिकार के रूप में भी हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय को अपने दिए गए निर्णयों को, जो उच्चतम न्यायालय को दिए गए आदेशों को दोहराने का जो अधिकार यहाँ प्रदान किए गए हैं, वह अपने द्वारा दिए गए आदेशों को दोहराता है। और दोहराने के दौरान ऐसी स्थिति आता है कि उनमें कुछ या पूरा सुधार भी ला सकता है, और क्योंकि संविधान के द्वारा उसको ऐसा अधिकार प्रदान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार या मूल संविधान है, संविधान की धारा 32 के अनुसार यह विवरण दिया गया है कि मौलिक अधिकारों, जो फंडामेंटल राइट्स होता है, इसकी रक्षा करने के लिए आदेश और जो निर्गत स्थिति होता है, निर्देश का लेख जारी कर सकता है। अतः उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबेस कॉर्पस के रूप में हम कह सकते हैं, परमादेश यानी मेंडमस के रूप में हम कह सकते हैं, और प्रतिरोध यानी प्रोहाइबिशंस के रूप में कह सकते हैं, अधिकार परीक्षा के रूप में जिसे को वारंटों के रूप में कह सकते हैं, और उत्प्रेक्षण यानी कि सेंटरियो आदि लेख तथा आदेश निकाल सकते हैं। तो इसके बाद के बिंदु जो हैं, यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू के रूप में हम कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार दिया गया है। उसके भीतर उसको भारतीय संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा पास किए हुए कानून के संबंध में यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया है कि संविधान के विरुद्ध है या संविधान के विरुद्ध नहीं है। ऐसे स्थितियों में भी अधिकार दिए गए हैं। उसके इस अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय जो है, यहाँ उच्चतम न्यायालय ने अपने इस अधिकार को प्रयोग कर बहुत से कानून को अवैध घोषित भी कर दिया है, जिसके फलस्वरूप अगर हम समझें इसे, तो फलस्वरूप संविधान के कई बार संशोधन करने पड़ गए हैं। लेकिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सीमित है। संकट सभी कानून द्वारा न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को सीमित कर सकता है। साधारण परिस्थितियों में जो संसद है, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है तथा मौलिक अधिकारों को सीमित करने का काम भी कर सकता है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों तथा उस पर प्रतिबंध का विस्तृत उल्लेख भारत के जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, इसके दायरे में सीमित बना सकता है। वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने यहाँ संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक पुनर्विलोकन के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास भी किया है। तो इसके बाद
अगले बिंदु पर देखते हैं कि अन्य अधिकार तथा कार्य की बात अगर हम करते हैं कि अन्य अधिकार और कार्य क्या है, तो उच्चतम न्यायालय को अन्य कई तरह के कार्य और अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। समूचे देश के न्यायालय के ऊपर उच्चतम न्यायालय है, इसलिए इसमें आदेश और निर्णय को सारे अधिकार को मानना पड़ता है। इसको अपने जो कार्यकारिणी होता है, इसके संबंध में राष्ट्रपति की राय से नियम बनाने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते, वेतन, छुट्टी, पेंशन और शर्तों से संबंधित नियमों को राष्ट्रपति की राय से ही यह बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह हमने देखा तीसरे प्रश्न को। अब हम इस केस के चौथे प्रश्न के रूप में आप देखेंगे कि भारत में चुनाव सुधार पर एक निबंध लिखने की बात है। तो भारत में चुनाव सुधार पर कैसे निबंध लिखेंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले हम इसकी भूमिका बनाने का काम करेंगे और भूमिका बनाएंगे, उसके बाद हम इस पर कुछ लिखेंगे। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकसभा के लिए 10 आम चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में जो भी प्रमुख बातें हैं, वैसे बातों और जो प्रवृत्तियां हैं आपके सामने तो आई ही हैं। चुनाव में काले धन के अत्यधिक प्रयोग किए गए हैं, हिंसा की गई है, मतदान केंद्रों पर कब्जा करके काम किया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि चुनाव में काले धन के अतिरिक्त यहाँ अत्यधिक प्रयोग के रूप में हिंसा, मतदान केंद्रों पर कब्जा, सरकारी साधनों के दुरुपयोग की ओर संकेत करने का काम आपके चुनाव सुधार में देखने के लिए मिलेगा कि चुनाव सुधार इसी को तो सुधार करने का काम करता है। और इसको हम अलग अलग बिंदुओं से जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे इसमें कि भारत की अधिकांश जनता गरीब और अशिक्षित है, और गरीब और अशिक्षित होने के साथ साथ यहाँ जाति और समुदाय के नाम पर उन्हें संगठित करके दल या उम्मीदवार अपना वोट बैंक बढ़ा लेते हैं। कभी कभी गरीब या निम्न वर्ग के लोग जो होते हैं, इनको मतदान तक नहीं करने दिया जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है भारत में। दूसरी बात अगर हम देखें तो भारत के जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट मिल जाते हैं वह जीत जाता है। ये बात आप समझ रहे हैं। लेकिन अनेक बार यह देखने में आता है कि अन्य उम्मीदवारों को मिले हुए जो मत होते हैं, मतों की कुल संख्या विजयी उम्मीदवारों को मिले हुए मतों की संख्या से अधिक होती है। ऐसी स्थिति भी होता है। तीसरी दशा में आप देखेंगे कि चुनाव जो होता है, चुनाव में अत्यधिक धन खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। एक उम्मीदवार के चुनाव में यदि 1 लाख का खर्च ही आता हो, मान के चलिए कि 1 लाख का खर्च ही आता हो, तो सभी उम्मीदवारों के खर्चों का आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना खर्च होता है। तो कितना धन और जन का यहाँ धन का अपव्यय होता है आपके देश में। फिर आप चौथे स्थिति में देखेंगे कि चुनाव में अधिकांश मतदाता कोई रुचि नहीं लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मतदान का जो प्रतिशत होता है वह कम हो जाता है। इसमें फर्जी मतदान को बढ़ावा भी मिलता है। पांचवें बिंदु पर आप देखेंगे कि पांचवें बिंदु में कि चुनाव में सरकारी जो तंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, या सत्ता पक्ष द्वारा दुरुपयोग भी करने की शिकायतें आम बात बन चुकी है, आम बात के रूप में देखने के लिए मिलेगा। छठे बिंदु पर देखेंगे कि चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार द्वारा बूथों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है, जबरन फर्जी मताधिकार किया जाता है, आतंक पैदा करने का काम किया जाता है आदि के प्रयोग से चुनाव की सत्यता जो होती है वह संदिग्ध हो जाती है। और राजनीति में एक भले एवं सामान्य जो आदमी होते हैं उनका प्रवेश बिल्कुल कठिन हो जाता है, वैसे लोगों का समावेश ही नहीं हो पाता है। अब इसमें चुनाव संबंधी जो सुधार है, इस तारकुंडे समिति की सिफारिश के माध्यम से की गई थी। और तारकुंडे समिति जो है, इनके सिफारिश में कौन कौन सी बातें लाई गई थी, तो सबसे पहला तारकुंडे समिति के माध्यम से यह सिफारिश लाया गया था कि 1 नंबर में आप देखेंगे कि मतदान करने की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष हुआ करता था, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया तारकुंडे समिति के माध्यम से। दूसरी बात देखेंगे, राजनीतिक दलों के आय व्यय का पूर्ण लेखा जोखा तैयार किया जाए। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी जाए कि कितने सीमा तक पैसे को खर्च किया जा सकता है चुनाव के मामले में। इस बात पे विशेष जोर दिया गया। तीसरी बात इसमें लाई गई कि प्रत्येक मतदाता को सरकार जो है, सरकार की ओर से छपे हुए मतदान कार्ड निःशुल्क दिए जाएं। और ऐसे चौथे बात लाए गए इसमें कि कम चलाऊ सरकार के रूप में काम करने वाली सरकार को नई नीतियों की घोषणा नहीं करनी चाहिए और न ही उन्हें लागू करने का प्रयास करना चाहिए, न नई परियोजनाएं चालू करनी चाहिए, तथा न ही उसका वादा किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके मतदाता होते हैं उससे पर्याप्त प्रभावित होने की स्थिति में आ सकते हैं। इस बात को इसमें लाया गया। पांचवें इसमें सुधार के रूप में लाया गया कि चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्य जो होंगे सरकारी खर्च पर न तो यात्रा कर सकते हैं और न ही जनसभाओं को ही आयोजित कर सकते हैं। इस बात को भी लाया गया। छठे बिंदु पर लाया गया कि लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए जनमत की रकम 500 रुपया से बढ़ाकर 2000 रुपया कर दी जाए।
और विधानसभाओं के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया जाए, ऐसे बात को बीच में लाया गया। 7वां बिंदु हुआ, भारत में भी सब उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार का समय दिया जाए। और इसके बाद 8वें बिंदु में है कि राज्यों में पृथक निर्वाचन आयोग जो है, इस निर्वाचन आयोग स्थापित किए जाए और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय बनाया जाए। 9वां बिंदु लाया गया, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए केंद्र और राज्यों के निर्वाचन परिषदें हैं, इसको स्थापित किया जाए और मतदाता को जागरूक करने के लिए मतदाता परिषद की भी स्थापित किया जाए। अब इसके बाद देखेंगे चुनाव सुधार संबंधी कुछ निम्न सुझाव भी प्रस्तावित किए गए। इस निम्न जो सुधार संबंधी प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में देखेंगे चुनाव के लिए एक सामान्य आचार संहिता बनाई जानी चाहिए, इस बात को रखा गया। दूसरी बात है इसमें कि चुनाव में धन के दुरुपयोग के लिए सीमा निर्धारण के साथ साथ कुछ अन्य प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए, जिससे चुनाव में धन की कम से कम आवश्यकता पड़े, इस बात को लाया गया। तीसरा इसमें बात लाया गया कि आपराधिक तत्व जो है, अपराधी तत्वों को चुनाव से पृथक किए जाने के लिए प्रावधान करना आवश्यक बनाया गया। इसके लिए अत्यंत कठोर दंड का प्रावधान भी किया जाना आवश्यक बनाया गया। इसके बाद सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी तंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जाली मतदान रोकने के लिए मतदाताओं को परिचय पत्र भी जारी कर दिया गया। इस प्रकार से चुनाव प्रणाली जो है, आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता चुनाव प्रणाली के पास देखने के लिए मिला। तो इस तरह आपने देखा कि चौथे प्रश्न का यहाँ भारत में चुनाव सुधार पर निबंध की बात है। यह आपका कंप्लीट। इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की क्या भूमिका रही है। भारतीय राजनीति में जातिवाद की भूमिका के बारे में हम समझेंगे कि आप देख रहे हैं आज के परिवेश में, आज के संदर्भ में जो भी राजनीति हो रहा है, इस राजनीति में जाति अपना एक प्रधान स्थान रखा हुआ है। जाति का बोलबाला दिन पर दिन घटना चाहिए तो और बढ़ते जा रहा है। जाति के नाम पे वोट बैंकिंग होते जा रहे हैं। तो जातिवाद की क्या भूमिका रही है, इसकी भूमिका जब हम बनाएंगे तो इसको अलग अलग ढंग से आपके प्रश्न हो सकते हैं कि राजनीति की परिभाषा दे, राजनीति के विकास के कारणों और उन्हें दूर करने के उपायों को बतावें, इसी संदर्भ में विभिन्न सुझावों का भी उल्लेख करें। ऐसे भी प्रश्न आपका होगा तो यही आंसर होगा जो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो जातिवाद जो है, जाति के प्रति एकांगी निष्ठा है। कोई भी विचारधारा जब वाद के रूप में आप देखेंगे, वाद का रूप धारण कर लेती है, जो भी विचारधाराएं हैं मन के अंदर वह वाद के रूप में धारण कर लेती है, तब उसका प्रवृत्ति कठोर और एकांगी बन जाता है। श्री के.एम. पर्णिकर के अनुसार यह बात कही गई है कि राजनीति जो है, राजनीति की परिभाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा की भाव ही जातिवाद कहा जा सकता है। इस तरह जातिवाद एक भावना है जो एक जाति के सदस्यों को बिना किसी कारण के अपनी जाति के लोगों को पक्ष के लिए प्रेरित करने का काम करता है, चाहे इससे दूसरे के हितों में कितनी भी बाधा क्यों न पहुंचती हो। भारत में जातिवाद एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आज के परिवेश में यह जातियों का एक अजायब घर है। प्रत्येक जाति के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी प्रथाएं होती है, अपनी परंपराएं होती है तथा सामाजिक नियम भी होते हैं, जिसकी सभी जाति पंचायत यानी कि पंचायतें हुआ करती है। जाति संगठन की कठोरता इतना विशाल रूप धारण कर चुकी है कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति को सर्वोच्च समझने का काम करना शुरू कर दिए हैं। जाति के नाम पर अनेक संस्थाओं और समितियों की स्थापना हो चुकी है। जातीय संगठन द्वारा अपनी जाति की मान्यताओं का यहाँ प्रचार करने के लिए बराबर हिस्सेदार, एक तरह से कहा जाए कि एक तरह का प्रचार प्रसार किया जाता है, इश्तिहार निकालने का काम किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप पाएंगे कि यह भावना काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुका है। अपनी जाति के प्रति अटूट भक्ति भावना के प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं, उनके मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव जमा रखा है कि प्राय सभी गांव के जाति के नाम पर नित्य ही प्रति संघर्ष होते हुए दिखाई देता है। इन संघर्षों का अगर हम मूल में जाएं, इसके मूल उद्देश्यों को समझने का प्रयास करें तो एक ही उद्देश्य सामने आता है, वह उद्देश्य होता है जातिवाद। जातिवाद में खासकर अपनी जाति के प्रति अंधविश्वास की भावना होती है। इसमें अपनी जाति के हितों एवं उद्देश्यों के सामने अपने जातियों की अवहेलना भी की जाती है। काका कालेलकर ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जातिवाद एक ऐसी अंधी तथा उच्च सत्ता प्राप्त वफादारी के रूप में कहा जा सकता है, जो कि स्वस्थ न्याय के सामाजिक स्तर, समानता तथा व्यापक भाईचारे को तिलांजलि देने का काम करता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जातिवाद
जाति अथवा उपजाति के रूप में इस उपजाति के प्रति एक अंधी समूह भविष्य है, जो कि अन्य जातियों के हितों की कोई परवाह नहीं करती है और अपने समूह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा अन्य हितों की प्राप्त करने की चेष्टा भी करती है। जातिवाद के इस परिभाषा के में अगर हम देखें तो जातिवाद की उपयुक्त सभी परिभाषाएं सम्मिलित है, जिसमें जातिवाद के राजनीतिक पक्ष को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। अब इसमें कास्टिज्म की बात हम समझते हैं, जातिवाद, तो ये जातिवाद जो है इसके विकास के कारण जो है, यह कौन से कारण है जिससे जातिवाद की विकास और होते जा रहा है। तो जातिवाद के विकास के मुख्य कारणों को हम अलग अलग बिंदुओं के रूप में हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता। सबसे पहला बिंदु होगा आपका अशिक्षा और रूढ़िवादिता। तो अशिक्षा और रूढ़िवादिता के संदर्भ में आप पाएंगे कि जातिवाद के विकास का एक कारण अशिक्षा होता है, इसको हम मान सकते हैं। आज भी जो अशिक्षित ग्रामवासी पंचायत को ईश्वर का रूप मानते हैं, वे यही समझ जाते हैं कि पंचायत में उनके नियमों का उल्लंघन ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन करना है। इसी कारण से जातिवाद का जो यहाँ वर्ग पनपा हुआ है, इसके साथ ही रूढ़िवादिता भी जातिवाद को प्रोत्साहित करने का काम करती है। आज भी अनेक जातीय परंपराएं हैं आपके समाज में देखने के लिए मिलेगा, जिसे पालन करना व्यक्ति अपना धर्म समझ लेते हैं। और ऐसे स्थिति में आपको और भी देखने के लिए मिलेगा कि रूढ़िवादिता जातिवाद के विकास का एक प्रमुख कारण बन जाता है और रूढ़िवादी विचारधारा मानव के अंदर समाहित हो जाता है। हम दूसरे बिंदुओं पर विचार करेंगे कि विवाह संबंधी प्रतिबंध। विवाह संबंधी प्रतिबंध भी जातिवाद को काफी प्राथमिकता देता है। जाति प्रथा के अंतर्गत विवाह संबंधी अनेकों प्रतिबंध होते हैं। इन प्रतिबंध के कारण प्रत्येक जाति का एक वैवाहिक समूह बन जाता है और इस वैवाहिक समूह में तथा उसका प्रत्येक सदस्य स्वयं को किसी न किसी रूप में इन समूहों को अपने को एक तरह से संबद्ध समझता है और परस्पर एक दूसरे के हितों का अधिक ध्यान और अधिक ख्याल रखता है। इस धारणा के कारण भी जातिवाद का विकास तेजी से हो रहा है। तीसरे बिंदु में हम समझेंगे कि खान पान पर प्रतिबंध। प्रत्येक जाति में आपको मिलेगा कि प्रत्येक जाति में दूसरी जाति के सदस्यों के साथ उसके साथ खान पान में प्रतिबंध होते हैं। सुख दुख के अधिकार अपनी जाति के आधार पर व्यक्ति खाना बनाया करते हैं या खाने का काम करते हैं। इसमें भी व्यक्ति के जाति के प्रति भेदभाव आपको स्पष्ट नजर आता है। फिर हम यहाँ चौथे बिंदु पर देखेंगे कि यातायात के प्रचार साधनों में वृद्धि। तो यातायात के प्रचार साधनों में वृद्धि जो होता है, यातायात के साधनों में वृद्धि होने से एक जाति दूसरे के संपर्क में सरलता से आ जाते हैं और एक जाति दूसरे जाति के संपर्क में जब आते हैं तो साथ ही प्रचार के साधन जो होते हैं, जैसे समाचार पत्र होते हैं, जातीय पत्रिका होते हैं, इसके माध्यम से भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हम अगले बिंदुओं को देखें तो इसमें नगरीकरण आप देख सकते हैं। नगरीकरण भी जातिवाद को प्रभावित करता है, क्योंकि जातिवाद को प्रोत्साहित करने वाले कारकों को में से अगर हम कहें कि प्रमुख कारक नगरीकरण को माना जाए तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं हो सकता है। नगरों में अनेक प्रकार की जातियों का जमाव रहता है। प्रत्येक जाति की अपनी समस्याएं होती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसके अलग अलग संगठन इन जातियों के द्वारा बना लिए गए हैं और ये सभी संगठन जाति के सदस्यों को अधिक सुविधाएं देने की चिंता में लगे रहते हैं। इस प्रकार जातिवाद पनपता हुआ नजर आ रहा है। फिर आप देखेंगे जजमानी प्रथा का जो ह्रास आपको दिखेगा, तो जजमानी प्रथा का ह्रास है, यह भी आपको जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। जजमानी प्रथा के अनुसार प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। यह व्यवसाय उस पूर्वजों से चलते चला आ रहा है तथा यह आशा की जाती है कि वह भविष्य में चलता भी रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि इस व्यवसाय पर उसका एक अधिकार था। अन्य जाति भी की आवश्यकताएं इस व्यवसाय के लोग पूरा करते थे। इस प्रकार से वह अपना व्यवसाय जो है करते थे तथा एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी करते थे। लेकिन आज इस प्रथा का अस्तित्व एक प्रकार से समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। आज सभी जातियां अपने को एक दूसरे से अलग समझना शुरू कर दी है। अधिकार व्यक्ति अपनी ही जाति को प्राथमिकता देना शुरू कर दिए हैं। इस प्रकार जातिवाद की प्रवृत्ति यहाँ सामने स्पष्ट होते हुए नजर आता है।
अब जातिवाद के परिणाम की बात करें कि जातिवाद का क्या परिणाम हो सकता है भविष्य में, तो इसके बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो देखेंगे कि जातिवाद के प्रचार में अनेक दुष्परिणाम आपके सामने आते हैं जो अत्यंत ही घातक सिद्ध हुए हैं। इसको हम अलग अलग बिंदुओं से संबोधित कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बिंदु में देखेंगे नैतिक पतन। नैतिक पतन में जातिवाद ने समाज को नैतिक पतन बना दिया है। अपनी जाति के सदस्यों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए लोग अनुचित साधनों का प्रयोग भी करना शुरू कर देते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि समाज में भ्रष्टाचार की स्थिति पनपते जा रही है। दूसरा बिंदु देखेंगे आर्थिक प्रगति में बाधा। तो आजकल विविध सरकारी नौकरियों और उद्योगों में जातियों के नाम पर ही नियुक्तियां की जाती है। इस कारण प्राय ऐसे लोगों की बहुतायत हो गई है जो कि बिल्कुल अयोग्य तथा निकम्मे होते हैं, और जो अयोग्य हैं उनमें कार्य कुशलता नहीं के समान होती है। इन कारण योग्य तथा कुशल व्यक्तित्व को अवसर नहीं मिल पाता है, अतः उसके द्वारा जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अगले बिंदु पर देखेंगे कि प्रजातंत्र के लिए बाधक भी है। तो प्रजातंत्र स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे पर आधारित एक तरह के आदर्श होते हैं, जबकि जातिवाद जो है असमानता, शोषण तथा वर्ग संघर्ष पर आधारित एक संकुचित भावना है। प्रजातंत्र उन देशों में नहीं पनप सकता जहां जाति प्रथा बहुत ही ज्यादा फैली हुई अवस्था में है। हमारे देश में अभी तक प्रजातंत्र का नारा दिया जाता है, परंतु व्यवहारिक रूप से अगर कहा जाए कि जातिवाद का ही बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। निर्वाचन में प्राय जाति के आधार पर ही वोट डाले जाते हैं। मतदाताओं की यही भावना भी बनी रहती है और उनकी जाति का प्रत्याशी निर्वाचित होकर उनको अधिक से अधिक सुविधाएं देने का काम करेगा, और व्यवहार में ऐसा ही होता भी है। इस कारण राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा भी होती रही है। अब जातिवाद को दूर करना है, इसके समाधान के उपाय कई प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में एक तरह के बाधा के रूप में कार्य करता है, अतः इसको समाप्त किया जाना बहुत ही आवश्यक है। देश को तरक्की करना है तो जातिवाद को समाप्त करना होगा। इसके लिए कई तरह के हम सुझाव दे सकते हैं। इस सुझाव में जातिवाद की समस्या से निपटने के लिए सर्वप्रथम जाति शब्द का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। जब जाति शब्द का प्रयोग कम से कम होगा तो जातिवाद की प्रथा स्वतः समाप्त होने लगेगी। इसके लिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाए, जातिवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे उसमें जाति की भावना भी पनपने से दूर रहे। जातिवाद का उन्मूलन करने के लिए, जिसमें उससे जातिवाद की भावना नहीं पनप सके, जातिवाद का उन्मूलन करने के लिए संयुक्त परिवार को समाप्त करना भी आवश्यक है। औद्योगिकरण में भी जातिवाद को कम किया जा सकता है। जातिवाद के विरुद्ध सामाजिक विधान बनाकर दूर किया जाना चाहिए। इसका प्रचार करने वालों को दंड भी मिलना चाहिए। जातिवाद के लिए सबसे पहले जातीय छात्रावासों की समाप्ति होनी चाहिए। कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर भी जाति प्रथा को, जातिवाद को हम समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम मूल रूप से कह सकते हैं कि जातिवाद हमारे देश की एक अत्यंत गंभीर समस्या बनी हुई है। इस भयावह शब्द को अगर हम देखें, इसका जिक्र करते हैं, इस भयानक शब्द को हमें जितना शीघ्र हो सके इसे समाप्त करने का हर संभव प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि वैसे आज हमारी केंद्रीय सरकार उपरोक्त सुझावों को लागू करने के लिए कुछ सीमा तक सफल भी हुई है, लेकिन पूर्णतः सफलता प्राप्त करने के लिए काफ़ी लंबा सफर तय करना होगा, क्योंकि जातिवाद एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो कैंसर से भी भयावह है। हमारे देश के लिए यह खतरा करने की स्थिति में है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ 5 प्रश्नों का उत्तर आपका एक साथ कंप्लीट हुआ। आप 10 प्रश्नों का 2 सेट का, यानी प्रथम सेट ये दूसरा सेट हुआ, दोनों सेटों को आप देखें तो निश्चित रूप से आप सफलता पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।